हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 की। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थियरी से रिलेटेड है। मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर किए थे चैनल के ऊपर। आई होप आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक्स देख लिए होंगे। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए 10+2 लेक्चर का जो सिलेबस है उसमें मैंने आप लोगों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बोला था हम लोग पब्लिक फाइनेंस करेंगे। बट ड्यू टू सम रीजन रेगुलर जो वीडियोस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब यहाँ पे ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर नहीं कर पा रही, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। अभी के लिए मैंने आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टार्ट किया है, क्योंकि पुरानी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट जिसमें एडम स्मिथ रिकार्डो के बारे में हमने बात की, जेएस मिल के बारे में बात की। हम लोगों ने मैंने आपके साथ ये चीजें शेयर की है, हेक्सचर ऑलिन वाला पार्ट शेयर कर दिया है। और हेक्सचर ऑलिन के साथ मैंने आपके साथ लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी वहां पे शेयर किया है। प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है लियोन्टिफ पैराडॉक्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज वहां पे हेक्सचर ऑलिन को ही हम क्रिटिसाइज करते हैं और काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, प्राइस इक्वलाइजेशन थियरी शेयर की है, फैक्टर रिवर्सल थियरी शेयर की है। ये टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं और इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे हेक्सचर थियरी तक मैं आपके साथ आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव्स शेयर करूंगी। कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आज की क्लास में शेयर करूंगी और कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो थ्रू कम्युनिटी पोस्ट और ऐसे करते करते आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे और सबका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे मुझे बहुत बार कमेंट करते हैं, शायद मैं इस समय रिप्लाई कर भी नहीं पा रही ड्यू टू सर्टन रीजंस, कि मेरे को नंबर हमें नंबर के साथ आप लोग मुझे आप कहते हैं कि लेक्चर का नंबर भी आप लोग मेंशन करिए। देखिए नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है लेक्चर्स में। आपको जिस सिंक में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं आप वहीं पे जाकर प्लेलिस्ट ओपन करिए 10+2 लेक्चर वाली। उसका आज फिर मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर दूंगी। तो प्लेलिस्ट में आप लेक्चर वाइज जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप देखिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर 1, in the Hexter-Ohlin theory, the most important cause of the difference in relative commodity price and trade between nation is difference in। आप लोगों ने Hexter-Ohlin theory पढ़ी होगी, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है कि जो हेक्सचर ऑलिन है वो बोलती क्या है। वो बोलती है कि फैक्टर एंडाउमेंट पे जो डिफरेंसेस है दैट इज द रीजन बिहाइंड द इंटरनेशनल ट्रेड। नेशंस ट्रेड क्यों करते हैं? बिकॉज कुछ नेशंस ऐसे हैं जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं और कुछ कंट्रीज कैसी हैं जो कैपिटल अबंडेंट है। बिकॉज कुछ कंट्रीज के पास कैपिटल ज्यादा है या कैपिटल सस्ता है, तो वो लोग क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। और जिन कंट्रीज के पास लेबर अबंडेंट है वो एक्सपोर्ट करती है लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज। यही हमने पढ़ा था, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। तो टॉपिक पढ़ा हुआ है एज सच, यहां से क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़िए एक मिनट के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आप लोगों के साथ एज सच डिस्कस नहीं किया, बट ये क्वेश्चन भी नेट के एग्जाम में आया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रही हूँ, द रीजन बीइंग अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा ये ऐसा क्वेश्चन है अगर पहले नेट के एग्जाम में आया है तो इट मे बी कि हमारे लेक्चर वाले एग्जाम में आ जाए, या अगर आप लोग नेट के लिए पढ़ रहे होंगे, सेट के लिए पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी मे बी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब हम हेक्सचर ऑलिन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि वहां पे हमने ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात नहीं की। तो इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द हेक्सचर ऑलिन मॉडल, क्योंकि हम लोग इन क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम रिस्क लेते हैं। जब भी आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि याद करेंगे मॉडल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, उस मॉडल पे हमने क्या क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, हमें नहीं पता एग्जैक्टली आंसर क्या होगा।
तो हमने ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में वहां नहीं पढ़ा, तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ, इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द हेक्स्चर-ऑयलिन मॉडल। फिर हमने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में भी नहीं पढ़ा। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है उसके लिए एक सेपरेट मॉडल है। अगर आपको देखना होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नहीं तो 10+2 लेक्चर के लिए आपको इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेड बेस्ड ऑन इमिटेशन गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल, तो ये भी हम हेक्स्ट्रॉलिन पे नहीं पढ़ते, ऑल दो इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो देखनी होगी प्रोडक्ट साइकिल और ट्रेड इमिटेशन के ऊपर, तो ये भी आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। तो हम उस लॉजिक से सोचेंगे ऑल द अबव। अभी तो आप लोगों को अगर आए तो आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज हम लोगों ने मॉडल के अंदर नहीं पढ़ी। ठीक है, नॉर्मली जो मॉडल मैं आपको पढ़ाती हूँ वो बुक से ही होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे दिखता है तो मैं आपको वहां पे पढ़ा देती हूँ। तो हम लोगों ने देखा था विच टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉट एक्सप्लेन बाय हेक्स्चर-ऑयलिन, अभी तो आपको पता चल कि ऑल द अबव। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा, तो हम मार्क कर देंगे ऑल द अबव। ठीक है, थोड़ा सा वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। अकॉर्डिंग टू हेक्स्चर-ऑयलिन थ्योरम, अ नेशन विल एक्सपोर्ट अ कमोडिटी विच इज, ये क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट है। आप लोग खुद से देखेंगे और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर हो और साथ ही मुझे पता भी चलना चाहिए कि आपको कितना समझ आ रहा है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आए तो अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी हमें किसने दी है, मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। कौन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमें कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी दी है। इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस इफ one country is efficient in the production of both the goods, one country is inefficient in the production of both the goods। अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमें बोल रहा है कि एक कंट्री के पास एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। सेकेंड पॉइंट हमें बोल रहा है दूसरी कंट्री है जिसके पास क्या है, डिसएडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। तो ए और बी में तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब हमारे पास ऑप्शन दो बचे, सी और डी। सी पे आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टू गुड्स आर सेम इन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आंसर है हम देखेंगे कि इस ऑप्शन पे कि क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो हम लोगों को याद होगा जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, वहां पे हम लोग क्या बोलते थे कि अगर एक कंट्री है वो उसके पास दोनों गुड्स को प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में एडवांटेज होता है और एक कंट्री है जिसके पास दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। अगर मैंने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सेम है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सेम है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देयर इज नो रिलेटिव एडवांटेज, नो रिलेटिव एडवांटेज। इसका मतलब किसी भी कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमारी थियरी क्या बोलती है कि एडवांटेज होना चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए। तो अगर कोई एडवांटेज है ही नहीं तो क्या ट्रेड होगा, नहीं होगा, तो आंसर शुड बी सी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर सेम इन बोथ द कंट्रीज, इसका मतलब कि किसी भी कंट्री के पास रिलेटिव एडवांटेज नहीं है, कोई भी कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ठीक है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स कॉन्ट्राडिक्टेड द हेक्स्चर-ऑयलिन थ्योरी। हम लोगों ने लियोन्टिफ पैराडॉक्स पढ़ा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स है क्या। जब हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है हेक्स्चर-ऑयलिन थ्योरी, क्योंकि अगर आपको याद होगा, आपने क्लास देखी होगी लियोन्टिफ पैराडॉक्स वाली, तो मैंने आप लोगों को वहां बोला था कि नॉर्मली क्या होना था, यहाँ पे यूएस का डेटा लिया लियोन्टिफ ने, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना था, अगर हेक्स्चर-ऑयलिन थ्योरम लगाते
तो यूएस जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए था क्या? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट जो था उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए था। लेकिन लियोन्टिफ ने फाइंड आउट किया कि जो यूएस है वो क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। क्या करता है? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। इसका मतलब जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स है वो कॉन्ट्राडिक्ट तो करता है हेक्स्चर, क्योंकि लियोन हेक्स्चर के अकॉर्डिंग यूएस को एक्सपोर्ट करना चाहिए था कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू लियोन्टिफ पैराडॉक्स यूएस क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। इसका मतलब असर्शन ए क्या है? ट्रू है। अब रीजनिंग पे आइए, रीजन क्या बोल रहा है? यूएसए एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड। मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होगा जब हमने लियोन्टे पैराडॉक्स डिस्कस किया था तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इसका जो रिजल्ट है, जो देखने को मिला उस डेटा से, उस एविडेंस से, वो बता रहा है कि यूएस एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। मतलब ए एंड आर जो है दोनों क्या है? दे आर बोथ ट्रू। लेकिन क्या इसकी आर जो है वो एक्सप्लेन करता था ए को? नहीं। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने आपके साथ लियोन्टिफ पैराडॉक्स डिस्कस किया था तो उन्होंने अलग एक्सप्लेनेशन दी। एक्सप्लेनेशन के लिए वो वीडियो जाकर देखिए। और इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लोग देखेंगे अभी पुराने पेपर्स तो आपको एक चीज समझ आएगी कि जब हम हेक्स्चर के बारे में बात कर रहे हैं या थियरीज ऑफ ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो हेक्स्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले भी देखा है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, ये काफी टाइम पूछे जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को काफी टाइम एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें तो मैच करते हैं। नंबर 1, एडम स्मिथ। हमने एडम स्मिथ की कौन सी थियरी पढ़ी थी? हमने एडम स्मिथ की थियरी पढ़ी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। फर्स्ट थियरी जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे मैंने बताया था एडवांटेज थियरी किसने दी? एडम स्मिथ ने। दूसरा, रिकार्डो के साथ हम कौन सी थियरी एसोसिएट करते हैं? इट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। ऑलिन के साथ हम कौन सी करते हैं? फैक्टर एंडाउमेंट थियरी। क्रेविस के साथ कौन सी करते हैं? देखिए यहां से आपको ये भी समझ आ गया कि क्रेविस के साथ हम कौन सी करेंगे? अवेलेबिलिटी थियरम। ठीक है, अगर आपको क्रेविस ये कहीं और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि क्रेविस के साथ कौन सी थियरी है, हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे? इट इज द अवेलेबिलिटी थियरम। अब मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कि अवेलेबिलिटी थियरम होती क्या है। और आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी, ऑल्दो वी डू नॉट नो अबाउट दिस थियरम, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोगों को बाकी ऑप्शंस पता थे तो हमने उस तरीके से मिसमैच करके इसका आंसर फाइंड आउट किया कि ये क्या होगा? अवेलेबिलिटी थियरम। अब क्रेविस ने जो अवेलेबिलिटी थियरम दी वो क्या है? प्लीज नोट डाउन। ठीक है, पहले मैं लिखवा देती हूँ और वहीं पे आपको समझ भी आ जाएगा। क्रेविस प्रपोज्ड द अवेलेबिलिटी थियरम which suggests that international trade international trade is influenced by the availability of products in different countries. बेसिकली अगर आप क्रेविस की थियरी देखेंगे तो क्रेविस क्या बोलते हैं? क्रेविस बोलते हैं लेट्स से वी हैव टू कंट्रीज, इंडिया और यूएस। अगर इंडिया और यूएस को ट्रेड करना है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया यूएस से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा जो इंडिया के पास नहीं है बट दे आर अवेलेबल इन द यूएस। ठीक है, लाइकवाइज यूएस क्या करेगा? यूएस इंडिया से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा जो यूएस के पास नहीं है या उसकी अवेलेबिलिटी कम है।
ठीक है, तो ये क्रेविस बोलते हैं। हम लोगों को क्रेविस की थियरी जो है वो इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्लास के अंदर डिस्कस कर दूं। मे बी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप मार्क कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है तो आप कई बार क्या होता है, वो बोलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने पूछा है और और वहां पे मार्किंग होती है उन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप लोगों को पुराने पेपर्स के अंदर अगर क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करिए वो स्टेटमेंट, वो थियरम, ठीक है, वो थियरी जो भी है आप लोग पढ़कर जाइए। ज्यादा आइडिया नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेन पॉइंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बचा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर। ये क्वेश्चन जो है वो एक और टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, अगर एक और टाइम पूछा हुआ है तो यू शुड नो कि इसमें से पहला कौन सा थॉट आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या आया, फ्यूडलिज्म आया। आप लोगों ने हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा, मैं आपको बता दूं कि जब हम फ्यूडलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो रफ डेट है इसकी, दैट इज 9th टू 15th सेंचुरी, 9th टू 15th सेंचुरी एडी। और यहाँ पे फ्यूडलिज्म में हम किसके बारे में बात करते थे, मिलिट्री सर्विस के लिए एक्सचेंज ऑफ लैंड के बारे में बात करते थे। ठीक है, जब आप फ्यूडलिज्म पढ़ेंगे, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बट याद रखना कि कब से कब तक आया, 9th टू 15th सेंचुरी तक आया। और यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते थे, एक्सचेंज ऑफ लैंड फॉर मिलिट्री सर्विस। दूसरा, फ्यूडलिज्म के बाद क्या आया, मर्केंटिलिज्म। फ्यूडलिज्म के बाद क्या आया, मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो जब हम मर्केंटिलिज्म के बारे में बात करते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन को। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि कंट्रीज को क्या करना चाहिए, कंट्रीज को वेल्थ एक्यूमुलेशन करना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि जब भी हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कंट्रीज में पैसा अंदर आ रहा है। जब हम इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन जब वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि कंट्रीज के अंदर पैसा आए। ठीक है, तो ये प्रायोरिटाइज किसको करते थे, ये प्रायोरिटाइज करते थे एक्सपोर्ट्स को, या वो किसी भी प्रोसेस को जिससे कंट्री के अंदर पैसा आएगा। ठीक है, इंपोर्ट्स को ये प्रेफर नहीं करते थे, बिकॉज इनका जो मोटो था दैट इज वेल्थ एक्यूमुलेशन। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया। ठीक है, और एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट पे इनका एम्फोसिस होता था, ये याद रखना। मर्केंटिलिज्म के बाद आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आपको पता है, जब भी हम कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम फ्री ट्रेड के बारे में बात करते हैं, हम प्राइवेट ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैपिटलिज्म के बारे में ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो फ्यूडलिज्म मैंने आपको बताया 9 टू 15 सेंचुरी पे आया, देन मर्केंटिलिज्म आया 16 17 सेंचुरी में। कैपिटलिज्म का जो थॉट था वो 18th 19th सेंचुरी पे था। फिर हमारे पास इनफैक्ट आज भी है, ये नहीं मैं बोल रही कि उस समय आज की डेट पे ये खत्म हो चुका है। आपको पता है कि आज भी जब हम इकोनॉमीज पे बात करते हैं, या इंडिया के बारे में बात करूं, तो 1991 रिफॉर्म क्या आया था, वहां पे फ्री ट्रेड कैपिटलिस्ट पॉलिसीज आई। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये खत्म हो गया, बट हम बात कर रहे हैं कि पहले कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया। फिर हम बात करते हैं इंपीरियलिज्म। जब हम इंपीरियलिज्म के बारे में बात करते हैं तो लेट 19th सेंचुरी से लेकर हम अर्ली 20th सेंचुरी तक बात करते हैं। अब जब भी इंपीरियलिज्म पे बात हो रही है तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम साम्राज्यवाद के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए। डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यू शुड नो। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंपीरियलिज्म, सॉरी, हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म दैट इज डी, फिर मर्केंटिलिज्म बी, फिर हमारे पास कैपिटलिज्म, और फिर हमारे पास इंपीरियलिज्म, डी बी सी ए। तो आंसर शुड बी डी। तो दिस इज द क्वेश्चन जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। अब क्लास क्लास से अभी जाना नहीं है, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं
देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्राई करिए वहीं से समझने की पहले कौन सा टॉपिक आया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सी थियरी आई, फिर कौन सी थियरी आई, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना आना चाहिए। नंबर टू, अगर आपको मैच द फॉलोइंग आ जाए, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर थ्री, हेक्चर ऑलिन थियरी आप स्किप नहीं करना। हेक्चर ऑलिन थियरम को आपको इन डिटेल डिस्कस करना है। प्लस लियोन्टिव पैराडॉक्स, ऑल्दो लियोन्टिव पैराडॉक्स इज नॉट मेंशन इन द एग्जाम इन द सिलेबस एज सच, बट हमें प्रिपेयर करना है। और मैं आपको एक और सिलेबस दिखा दूं, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप नेट का एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, मेरे मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंशन नहीं है थियरीज कौन सी है। ठीक है, अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि थियर यहाँ पे तो इंटरनेशनल ट्रेड की हमें थियरीज मेंशन है, लेकिन जब मेंशन है तो वहां पे क्या होता है, हेक्चर ऑलिन थ्योरम के साथ हमें लियोन्टिव पैराडॉक्स पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज उसको स्किप मत करिए। जो एडिशनल टॉपिक्स मैं आपको करवाती हूँ, प्लीज उसको कर लेना। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इन टॉपिक्स को कर लेना। क्लियर? तो यहाँ पे बाकी टॉपिक्स पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के आपके साथ शेयर कर दूंगी चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। और जब भी कोई वीडियो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे, तो आप जाकर वहां पे ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।